बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौकीर आबिद आपसे मुखातिब हूँ आईसेट एकेडमी के फ्लोर से। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे ग्रामर का लेक्चर। इनफैक्ट ये सीरीज़ जो है ये टच कर रही है इंग्लिश बी के तमाम पेपर्स को, उसके साथ स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस को। बेसिकली राइटिंग स्किल में आपको ये चीज़ देखने की नीड है कि आपके सामने कौन से इंपॉर्टेंट इंग्लिश के कीवर्ड्स हैं। इसके लिए आपको बुनियादी ग्रामर का जानना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को प्रॉपर शुरू करूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पे मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जी स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेकंड टॉपिक जो कि है प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन बेसिकली instead of noun. Here I have written this also. These words are used instead of nouns. ये वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं नाउन की बजाय। उर्दू में इसको इसम ज़मीर कहा जाता है। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी, अली इज़ माई फ्रेंड, अली मेरा दोस्त है। अलीज़ फादर इज़ अ टीचर, अली के फादर एक टीचर हैं। आई लाइक अली, मैं अली को पसंद करता हूँ ड्यू टू हिज हैबिट्स। तो यहाँ पे जो मैंने बार बार अली का जिक्र किया, तो इसकी बजाय मैं कुछ तब्दीली इसमें करूँगा और इस नाउन की बजाय मैं प्रोनाउन यूज़ करूँगा। फॉर एग्जांपल ये सब्जेक्ट है, अली इज़ माय फ्रेंड। अब यहाँ पे मैं अली की बजाय लिखूँगा हिज फादर इज़ अ टीचर, आई लाइक हिम। तो आपने देखा कि हिज और हिम को ऐड करने से ना सिर्फ इस पैराग्राफ का एक रब्त बना, बल्कि बार बार एक रेपिटिशन जो कि नाउन की हो रही थी उसकी बजाय हमने प्रोनाउन को यूज़ किया। अली इज़ माई फ्रेंड, अली मेरा दोस्त है। हिज फादर इज़ अ टीचर, उसके फादर एक टीचर हैं। आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूँ। ये तो एग्जाम्पल हो गई कि प्रोनाउन है क्या। अब हम इसकी काइंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे और आज की हमारी वीडियो जो है ये प्रोनाउन के ऊपर एक मुकम्मल वीडियो है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। यकीनन अगर आप बुनियादी मालूमात प्रोनाउन के बारे में रखते हैं तो इस वीडियो में आपको प्रोनाउन से मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात दी जाएंगी। अभी हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी कि ज़मीर की किस्में। द फर्स्ट काइंड इज़ पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि शख्सी ज़मीर। इसकी पहली किस्म होती है शख्सी ज़मीर। इसके नीचे मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश। वो तमाम लोग जो ना सिर्फ अपनी स्पीकिंग के अंदर बेहतरी चाहते हैं, बल्कि उसके साथ अपनी राइटिंग स्किल में भी बेहतरी चाहते हैं, उनके लिए ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस टेबल को लर्न करना पड़ेगा, अपने माइंड में बिठाना पड़ेगा। देखिए, इसमें मैंने लिखा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। थोड़ा सा मैं इसको पहले बयान कर दूं, डिस्क्राइब कर दूं। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है आई एंड वी, मैं और हम। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है मैं और हम, यानी अगर ये फाइली हालत में इस्तेमाल हो, सब्जेक्टिव फॉर्म का मतलब फाइली हालत, तो आप देखते हैं इसमें यूज हो रहा है आई एंड वी। अगर ये मलकियती हालत में चला जाए किसी भी जुमले में, तो आई कन्वर्ट हो जाता है माय में, यानी कि माय का मतलब मेरा। वी कन्वर्ट हो जाता है आवर में, आवर का मतलब हमारा। फर्स्ट पर्सन में थर्ड जो इसकी फॉर्म है वो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, जिसको आप उर्दू में मफूली हालत कहते हैं। माय के बाद मी को उर्दू में बोलते हैं मुझे और अस को बोलते हैं हमें। तो आपने देखा कि फर्स्ट पर्सन में टोटली या मैं अकेला या फिर हम डिस्कस किए जा रहे हैं। शख्सी ज़मीर यानी कि पर्सनल प्रोनाउन में जब भी किसी सेंटेंस में आप इन वर्ड्स को देखें तो इसका मतलब है फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है।
और आपने ये देखना है कि आई और वी सब्जेक्ट होते हैं और सब्जेक्ट अमूमन सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल किए जाते हैं। माय और अवर जो है वो मलकियत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि मी और अस ये ऑब्जेक्ट की जगह पे यानी कि ज़्यादातर सेंटेंस के आखिर में इस्तेमाल किए जाते हैं। सेकंड पर्सन यू, सेकंड पर्सन यू, जहां पे भी सेकंड पर्सन यूज होगा तो इसका मतलब है कि आप, तुम। आई और वी का मतलब हम, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन यू यानी कि तुम। इसके अलावा अगर ये आप इसकी पोजेसिव फॉर्म को यूज करें तो यू के बाद योर का मतलब तुम्हारा, और इसके बाद तुम्हें या आपको, योर्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपने देखा कि सेकंड पर्सन में हमने आम तौर पे जो आपके सामने जो चीज़ें राइट की, हमने डिस्कस किया एक ऐसी चीज़ को जो कि हाजिर है, हमारे सामने है। तो फर्स्ट का मतलब, अगर हम इसको थोड़ा सा, आपको मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज बता रहा हूँ, अगर इसको मैं अरबी के सीगों में बताऊँ तो ये पहला सीगा जो है ये मुतकल्लम कहलाता है, दूसरा सीगा जो है ये हाजिर कहलाता है, तीसरा सीगा जो है ये गायब कहलाता है। इसका मतलब है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन एट द स्पॉट मौजूद होते हैं और थर्ड पर्सन जो है वो एट द स्पॉट मौजूद नहीं होता। फर्स्ट उसमें आता है ही का मतलब है वो, और ही किसके लिए यूज होता है? फॉर मेल। शी का मतलब भी वो, लेकिन ये किसके लिए यूज होता है? फॉर फीमेल। इट का मतलब होता है ये। यहां पे ये बताने वाली बड़ी जरूरी बात है, आईटी के बारे में कुछ कंफ्यूजन पाई जाती हैं हमारे माइंड में। आईटी का मतलब इट का मतलब होता है ये, और चूंकि मैंने यहाँ पे लिखा पर्सनल प्रोनाउन, और आप देखें कि मैं यहाँ पे ह्यूमंस के लिए, या फिर आप ये समझें कि एनिमल्स के लिए, या फिर आप ये समझें कि बर्ड्स के लिए मैं शख्सी ज़मीर को इस्तेमाल करता हूँ। इसलिए जब तफसील में हम ये लेक्चर दे रहे हैं तो आपको बताना ज़रूरी है कि इट का मतलब हमेशा लिविंग थिंग्स के लिए होता है। यहाँ पे ये बात काबिले गौर है, इट का मतलब किसके लिए होता है? लिविंग थिंग्स के लिए होता है। दे का मतलब होता है वो, लेकिन ये किसके लिए आप यूज़ करते हैं? प्लूरल के लिए, दोनों के लिए, मेल एंड फीमेल। THEY दे, वो, ज़्यादा सारे, हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं मलकियती फॉर्म में। हिज का मतलब होता है उसका, और ये भी यकीनन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम? मेल के लिए। हर का मतलब भी उसका, लेकिन ये फीमेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट्स का मतलब होता है इसका, और मैंने आपको बताया कि ये लिविंग थिंग्स, और किसके लिए? ख़ास तौर पे छोटे जानवरों के लिए और परिंदों के लिए। फॉर स्मॉल एनिमल्स एंड बर्ड्स हम क्या यूज़ करते हैं? इट। और देयर का मतलब उनका। यहाँ पे स्पेलिंग आप देख लें, THEIR। कुछ स्टूडेंट्स वो कंफ्यूजन करते हैं THEIR में और THERE में। ये देयर जो है ये उनका है, और आपको पता है कि इसका ताल्लुक किसके साथ है? इसका ताल्लुक प्रोनाउन के साथ है। जबकि ये देयर जो है इसका मतलब वहाँ होता है, और ये किसी भी प्लेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके स्पेलिंग्स में आप देख लें, दोनों के स्पेलिंग्स में डिफरेंस है। अब ये जो चीज़ है, ये जो उनका हमने लिखा THEIR, ये भी किसके लिए इस्तेमाल होता है? प्लूरल के लिए। और अब सबसे एंड में आप देखें ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही, हिज और हिम का मतलब उसे, और किसके लिए? मेल के लिए। हर्स का मतलब उसे और फीमेल के लिए। इट्स का मतलब इसे, और मैंने आपको बताया एनिमल, स्मॉल एनिमल्स और बर्ड्स के लिए। और देम का मतलब उन्हें, और ये फॉर प्लूरल हम यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो हमारा पर्सनल प्रोनाउन का टेबल कंप्लीट होता है। मैं दोबारा बताऊँ दैट फॉर स्पोकन इंग्लिश कोर्स दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स दैट यू शुड लर्न दिस टेबल एंड यू शुड यूज़ इट। हमेशा इसका इस्तेमाल का ये तरीका होता है, आपके माइंड में ये फिक्स होना चाहिए कि अगर आप एक मर्द के लिए जो मौजूद नहीं है, आप क्या इस्तेमाल करते हैं? अगर तो वो सब्जेक्ट है तो ही इस्तेमाल करें, अगर एक औरत है जो कि मौजूद नहीं है तो शी इस्तेमाल करें, अगर ज़्यादा सारे लोग हैं तो THEY दे इस्तेमाल करें। तो ग्रेजुअल ग्रामर के अंदर आप इन चीज़ों को डेवलप करने के बाद आप फील करते हैं कि लैंग्वेज पे आपकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो जाती है।
याद रखिएगा, टिप ऑफ द डे, अगर आप चाहते हैं आपकी स्पीकिंग बेहतर हो जाए तो आपको प्रोनाउंस में ख़ास तौर पे पर्सनल प्रोनाउन के टेबल को लर्न करने की ज़रूरत है और इस टेबल की ढेर सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब हम इसी लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और सेकंड काइंड ऑफ प्रोनाउन डिस्कस करते हैं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक सो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो का स्क्रीनशॉट नहीं लिया, आई एम गिविंग यू अ फ्यू सेकेंड्स, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। जी स्टूडेंट्स, हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को कैरी ऑन करेंगे आगे और इसकी सेकंड काइंड को डिस्कस करेंगे। प्रोनाउन की सेकंड काइंड कहलाती है रिलेटिव प्रोनाउन। These words are used to make a link between main clause and subordinate clause। स्टूडेंट्स, ये वर्ड्स जो है हम इस्तेमाल करते हैं मेन क्लॉज का सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ एक लिंक बनाने के लिए। इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये वर्ड्स एक ब्रिज के तौर पे काम करते हैं क्योंकि ये दो क्लासेस को आपस में मिलाते हैं। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इसकी एग्जांपल्स हैं who, whose, which, that, etc। मैं यहां पे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, द फर्स्ट एग्जांपल इज दैट आई लाइक माई ब्रदर हु इज यंगर देन I am। राइट, फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा I like my brother who is a younger। आप देखें, I like my brother ये मेन क्लॉज है। Who is younger than I am, is younger than I am, ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। लेकिन इसके दरमियान में हमने इस वर्ड को यूज किया जो कि बता रहा है कि who का मतलब कौन है, my brother। I like my brother who is younger than I am। तो इसको एज अ सब्जेक्ट ये who शो कर रहा है। हमेशा आप माइंड में रखिएगा कि ये जो who है ये हम ह्यूमंस के लिए एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं। who को हम ह्यूमंस के लिए एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं, मतलब ये एक सब्जेक्ट के तौर पे आता है। मतलब जब आप हु का मतलब एक सब्जेक्ट के तौर पे लें तो आप हमेशा इस चीज़ को देखेंगे कि ये रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए है, एक सब्जेक्ट के तौर पे आप ह्यूमन बीइंग्स को ले सकते हैं। मैं आगे मजीद आपको एग्जांपल दूंगा, इट विल बी वेरी क्लियर फॉर यू। दूसरी एग्जांपल है हुज की। सिमिलर, आई लाइक माई ब्रदर हुज home is next to me। जी, I like my brother whose home is next to me। आपने देखा ये वर्ड भी एक ब्रिज का काम कर रहा है मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज में। और आपने देखा, मैं यहाँ पे इसको राइट कर देता हूँ, whose यूज होता है ह्यूमंस के लिए, लेकिन किस हालत में, जब आप उसको एक पोजेसिव के तौर पे यूज कर रहे हैं। यहां पे हुज से मुराद माय ब्रदर नहीं बल्कि होम है।
आपने देखा मेरे भाई की मलकियत को जाहिर करने के लिए मैंने हुज को डिस्कस किया। ना सिर्फ इसका ये काम है कि ये उसकी मलकियत को जाहिर कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ मेन क्लास का सब ऑर्डिनरी क्लॉज के साथ एक लिंक बना रहे हैं। नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, द यूज ऑफ विच। Example, there is a table in my room, for example, which has 4 legs. तो which किसको मिला रहा है? There is a table, main clause, which has 4 legs, subordinate clause। और ये which जो है ये यूज होता है नॉन लिविंग्स के लिए। नंबर 4 है that। Lion is a beast, शेर एक दरिंदा होता है। That is the king of jungle, जो जंगल का बादशाह है। That हमने यूज किया एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, और आपने देखा कि that किसके लिए यूज हुआ? बिग एनिमल्स के लिए। लेकिन काम ये क्या कर रहा है? इट वर्क्स लाइक अ ब्रिज विच मेक्स अ कनेक्शन इन बिटवीन द मेन क्लॉज विद सबऑर्डिनेट क्लॉज। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने की अपनी पूरी स्किल को यूज किया, और इसके साथ मैंने आपको यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपको बताता चलूँ कि जितनी भी कंजंक्शंस होती हैं, यानी ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, आप गौर करें तो ये कंजंक्शंस के तौर पे भी यूज हो रहे हैं। कंजंक्शंस क्या होती हैं? कंजंक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो कि दो सेंटेंसेस को मिला के एक सेंटेंस बनाते हैं। एनी हाउ, हम कंजंक्शन के टॉपिक में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। मैं इससे पहले कि थोड़ा आगे चलूँ इससे, आप यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लें नंबर 2 रिलेटिव प्रोनाउन का प्लीज। जी, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया इसका? ओके। अब हम थर्ड काइंड पे चलते हैं। प्रोनाउन की थर्ड काइंड कहलाती है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को इंडिकेटिव प्रोनाउन भी कहा जाता है, यानी कि इंडिकेशन करने के लिए इन प्रोनाउंस को हम यूज करते हैं। दीज वर्ड्स आर यूज्ड to demonstrate or indicate nouns. For example, this is my pen, that was your room, these are my books, those were your pencils, etc. आपने देखा कि इसमें इशारा पाया जाता है। दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है। दैट वॉज योर पेन, तो ये इंडिकेशन जा रही है। दिस, दैट, दीज, दोज, तो ये वर्ड्स क्या कहलाएंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये वर्ड्स क्या कहलाएंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। एक बात यहाँ पे और मैं आपको बताऊं, अगर आप देखें तो इनमें जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के फौरन बाद हैं
वो हेल्पिंग वर्ब्स यूज हो रहे हैं। स्टूडेंट्स, प्रोनाउन के अंदर आपने एक बात को और अपने माइंड में रखना है कि जब भी कभी दिस, दैट, दीज, दोज यानी कि इशारे वाले वर्ड्स जिनको मैंने इंडिकेटिव कहा, इनके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आए, जैसे मैंने अभी लिखा, इनके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आए, तो आप इनको क्या बोलते हैं? ये क्या हैं? प्रोनाउंस। यानी कि ये इंडिकेटिव हैं लेकिन हेल्पिंग वर्ब की मौजूदगी इनको प्रोनाउन बनाती है, इनकी पहचान को मुकम्मल कर देती है। दिस इज माई पेन, दैट वॉज योर रूम। आप गौर करें तो ये इशारा हो रहा है, और ये वर्ड्स किसके लिए आप यूज करते हैं? इशारा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और इंडिकेटिव प्रोनाउंस। इसका भी एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, काइंड नंबर 4, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसा कि नाम से जाहिर है, these words are used to ask questions, लेकिन हमें वो तमाम बात को भूलना नहीं चाहिए। कौन सी? फॉर एग्जाम्पल, ये वर्ड्स मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम? हु आर यू? Which is your plate? Etc. आप देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने राइट किए, लेकिन यहां पे अलामत हम वही रखेंगे। ये देखें आप, व्हाट, हु और विच। आप गौर करें तो ये वर्ड जो हैं क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एंड पे क्वेश्चन मार्क भी है, लेकिन इशारा वही है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहे हैं। सो ये वर्ड्स है क्वेश्चन, यानी कि इंट्रोगेटरी वर्ड्स, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, हेल्पिंग वर्ब की मौजूदगी इनके फौरन बाद। जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, इंडिकेटिव प्रोनाउन में हेल्पिंग वर्ब की मौजूदगी उस वर्ड की इंडिकेशन करती है, इसी तरह यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब की मौजूदगी इन वर्ड्स को इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस बनाती है। सो दोनों जगह पे हमें पता चला। एक तो हमें ये पता चला कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कौन से हैं। देखें, व्हाट इज योर नेम, नेम एक नाउन के तौर पे आता है। इसी तरह ये इस प्रोनाउन को इसने डिस्क्राइब किया हुआ है, हु आर यू, प्लेट, योर प्लेट, ये एक नाउन है। आप देखें कि ये एक क्वेश्चन के अंदाज में जब आप पूछते हैं तो इन वर्ड्स को आप क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, राइट? इसका भी छोटा सा स्क्रीनशॉट लें। काइंड नंबर 5, reflexive pronoun. These words are used to reflect personal pronouns as self. इन वर्ड्स की एक पहचान है। इन वर्ड्स में आप हमेशा क्या यूज करते हैं? सेल्फ। कैसे? सेल्फ का मतलब होता है बजाते खुद या एक जात। मैं आपको इसके एग्जांपल्स देता हूं, इसके साथ ही आपको ये वर्ड्स भी क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि पर्सनल प्रोनाउंस, इसके लिए मेन हेडिंग है। जैसे फर्स्ट पर्सन अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा, आई एंड वी है, सेकंड पर्सन यू है, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे आते हैं। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? आई से बनता है माई सेल्फ, वी से बनता है आवर सेल्व्स, यू से दो वर्ड्स बनते हैं, योर सेल्फ और योर सेल्व्स, ही से हिमसेल्फ,
शी से हरसेल्फ, इट से इटसेल्फ और दे से देमसेल्व्स। जैसे कि मैं बजाते खुद, हम बजाते खुद, तुम बजाते खुद, या फिर आप सब बजाते खुद, वो मेल बजाते खुद, वो फीमेल बजाते खुद, ये बजाते खुद, या फिर वो तमाम लोग बजाते खुद। तो इसको हम यूज ऐसे करते हैं, मैं एक एग्जांपल यहां पे नोट कर दूं इसकी। आई कैन माई सेल्फ डू दिस वर्क। इस एग्जांपल में अगर आप गौर करें, मैं बजाते खुद ये काम कर सकता हूं। तो ये जो माई सेल्फ है, इसको आप क्या कहेंगे? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। माई सेल्फ यहां पे क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसकी डिटेल मैंने आपको बताई। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। जी स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आपने स्क्रीनशॉट लिया। अब इसके बाद हम चलते हैं अगली काइंड पे, काइंड नंबर 6। indefinite pronoun। These words are used for uncertain position related to noun। इनडेफिनेट प्रोनाउन वो तमाम वर्ड्स होते हैं जो आपको किसी चीज के बारे में क्लियर नहीं बताते। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे एग्जांपल है, सम बॉयज आर प्रेजेंट टुडे। कुछ लड़के आज मौजूद हैं। आप ये देखिए कि बॉयज से पहले सम लगा हुआ है, बॉयज नाउन है, और सम किस चीज को जाहिर कर रहा है? सम का मतलब कुछ। हमें डेफिनेट सिचुएशन नहीं है कि कितने हैं। तो सम जो है, एक बात आपको बताऊं, हमेशा जो सम वर्ड है वो हमेशा पॉजिटिव कॉनोटेशन के लिए यूज किया जाता है। मतलब सम जहां पे भी आप यूज करेंगे, होगा ये इनडेफिनेट सिचुएशन में, लेकिन होगा ये पॉजिटिव कॉनोटेशन के लिए। हमेशा इसका मीनिंग एज अ होल, इसका इमेज एज अ होल पॉजिटिव जो है वो आ रहा होगा। सिमिलर इसकी दूसरी एग्जांपल मैं आपके सामने देता हूं। एनी गर्ल इज नॉट प्रेजेंट हियर। तो आपने देखा कि जब मैंने नॉट लगाना है, ये पॉजिटिव कॉनोटेशन है। अब ये नॉट का मतलब नेगेटिव कॉनोटेशन है, तो मैंने कौन सा वर्ड यूज किया यहां पे? एनी का। तो जहां पे भी पॉजिटिव कॉनोटेशन यूज होगा, वहां पे क्या आएगा? सम। किसके मतलब में? कुछ के मतलब में। और जहां पे नेगेटिव कॉनोटेशन यूज होगा, वहां पे क्या आएगा? एनी। किसके मतलब में? कुछ के मतलब में। इसके अलावा एनी जो है वो क्वेश्चन के लिए भी आता है। यानी कि अक्सर आपने गौर किया हो, हम पूछते हैं एनी क्वेश्चन। एनी हमने कभी नहीं पूछा सम क्वेश्चन, हम कभी भी ऐसा नहीं पूछते। तो इसका मतलब है कि जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं, कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उस वक्त भी हम एनी यूज करेंगे। सम जो है वो यूज होता है पॉजिटिव कॉनोटेशन के लिए, एनी जो है वो यूज होता है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कॉनोटेशन के लिए। राइट। सम बॉयज आर प्रेजेंट टुडे, एनी गर्ल इज नॉट प्रेजेंट हियर, फॉर एग्जांपल। तो सम और एनी, ये जो वर्ड्स हैं, इस तरह के वर्ड्स जो हैं, ये किस चीज को जाहिर कर रहे हैं? इनडेफिनेट प्रोनाउन को। ये वर्ड्स इनडेफिनेट प्रोनाउन कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये वो प्रोनाउंस हैं जो कि सर्टन नहीं है, जो कि अनसर्टन सिचुएशन यानी कि गैर यकीनी सूरत हाल में पाए जाते हैं। इसका हल्का सा स्क्रीनशॉट लें। जी स्टूडेंट्स, नंबर 7 है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन।
इसको हम बोलते हैं तकसीमी ज़मीर। इसके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिवाइड करते हैं चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल, दीज वर्ड्स आर यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट या फिर डिवाइड nouns and pronouns both. For example, every, for example, each. जैसा कि हम बोलते हैं every person is feeling feared due to कोरोना वायरस। तो यहां पे आपने देखा कि एवरी पर्सन का मतलब है हर बंदा, हर कोई, हर शख्स। तो ये क्या चीज है? ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, क्योंकि नाउन की तरफ इशारा है और उसके साथ एवरी, तो एवरी तकसीम का तरीका, हर, जितने भी लोग हैं, हर कोई, हर बंदा जो है इज फीलिंग फियर ड्यू टू कोरोना वायरस। तो ये मैंने 1 or 2 जस्ट एग्जांपल्स देखी, इसमें और एग्जांपल्स भी हैं। जैसे ईच में हर में से एक, एवरी का मतलब हर कोई, ईच का मतलब हर में से एक। ईच बॉय इन द क्लास हैज नॉट डन हिज वर्क। क्लास में से हर एक लड़के ने अपना काम नहीं किया। तो आप देखें ईच और एवरी किसकी एग्जांपल्स हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। राइट स्टूडेंट्स, इस वीडियो को अभी हम सम अप करने जा रहे हैं और आपके सामने मैं 8th एंड द लास्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन एक्सप्लेन करता हूं, और वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। एक दूसरे के ऊपर असरअंदाज होने वाले प्रोनाउंस। स्टूडेंट्स, ये जस्ट 2 होते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस सिर्फ 2 होते हैं। एक को बोलते हैं ईच अदर और दूसरे को बोलते हैं वन अनदर। ईच अदर का मतलब होता है दो के लिए, वन अनदर का मतलब होता है दो से ज्यादा के लिए। यहां पे आपको ये चीज अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए। ईच का मतलब होता है दो के लिए और वन अनदर का मतलब होता है दो से ज्यादा के लिए। सो जब भी आप इंग्लिश बोल रहे हैं आपको इस चीज का केयर करना है। और ये दोनों क्या हैं? ये दोनों रेसिप्रोकल प्रोनाउन हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पे एग्जाम्पल देता हूं, दे आर फाइटिंग विद ईच अदर। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि ये दो हैं बंदे जो भी हैं जो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं या लड़ रही हैं, खवातीन है तो। लेकिन हमें ईच अदर लिखने से ये क्लियर हो गया कि वो आपस में दो लोग। लेकिन अगर मैं यहां पे लिखूंगा वन अनदर, तो इसका मतलब है कि दे आर फाइटिंग विद वन अनदर। इसका मतलब है दो से ज्यादा लोग हैं जो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने प्रोनाउन को कंप्लीट किया। आई होप कि आपको इस वीडियो की अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में राइट करें, इंशाल्लाह हम आपको उसका आंसर करेंगे एज सुन एज पॉसिबल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे और बेल पे मौजूद स्क्रीन आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस मज़ीद आपके पास इमीडिएट नोटिफिकेशन की फॉर्म में आप रिसीव कर सकें। इस तमाम वीडियो को मुकम्मल वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।